तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन अपनी नोट डाउन कर रहे होंगे और उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं यहां पर देने की ट्राई करता हूं, तो वो भी आप मेंटेन कर रहे होंगे अपनी जगह पर, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट बताता हूं उसको अलग से नोट डाउन करते होंगे। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम देखते हैं आगे दूसरे नए क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारा ये क्वेश्चन 38 रह गया था। लास्ट क्लास तक हमने इफेक्टिव स्ट्रेस, परमिएबिलिटी, सीपेज वगैरह से रिलेटेड देखा था और उसका एक क्वेश्चन रह गया था। वैसे इस क्लास में मेनली वर्टिकल स्ट्रेस के बारे में देखने वाले हैं, और ये वीडियो को पूरा देखना। अगर ये वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको वर्टिकल स्ट्रेस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल अभी तक आए हैं, और कौन से फॉर्मूला के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट तक जरूर से देखना, और लास्ट में मैं उसका कंक्लूजन भी दे दूंगा, किसका, वर्टिकल स्ट्रेस का। और यहाँ पर ये क्वेश्चन को छोड़कर बाकी के क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं। चलो ये आसान सा क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी जी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट आई टू इनिशिएट द क्विक सैंड कंडीशन इन द सैंड लेयर हैविंग पोरोसिटी ऑफ 30% इज, ठीक है। तो G -1 1 प्लस ई इज इक्वल टू आई, ठीक है। नाउ ये लिखा है क्विक सैंड कंडीशन, ठीक है, ये लिखा है क्विक सैंड कंडीशन, और हमें रिलेशन देना है। तो मतलब हमारे पास ईटा पोरोसिटी है 30%, तो फटाफट से हमें क्या मिल सकता है। लेकिन एक और मैं यहाँ पर ये पोरोसिटी से इसके ऊपर जाऊँ, किसके ऊपर, वॉइड रेशियो के ऊपर जाऊँ, इससे बेटर मुझे ये लगता है कि मैं एक रिलेशन नहीं याद कर लूँ यहाँ पर। वो रिलेशन क्या था, ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूँ, ईटा इज इक्वल ई, यानी वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ईटा 1 माइनस ईटा। बट आपको ये भी तो पता है दोस्तों, साथ में क्या पता है, ये इससे आप ये निकाल सकते हो और फिर यहाँ से रिलेशन बना सकते हो, अच्छी बात है। बट मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको ये भी तो पता है, ईटा इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये भी तो आपको पता है दोस्तों, नहीं पता? तो अब यहाँ पर 1 प्लस ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ई, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई की जगह ईटा डिवाइड बाई ई। ओ, तो वॉइड रेशियो की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वॉइड रेशियो की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। चलो ठीक है, यही करते हैं फिर, यही हम कर लेते हैं। यहाँ पर वॉइड रेशियो ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3। चलो ये कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 0.7। 0.3 डिवाइड बाई 0.7 कितना होगा, 3/7, ठीक है, 3/7। 3/7 कितना होता है, 0.428, 0.428। यानी इसको मैं क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन को देख के 0.43 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ई मुझे मिल गया 0.43, यानी कि ये तो हो जाएगा 1.43, और जी कितना दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ कुछ भी, जी -1 डिवाइड बाई 1.43 लिख दूँ ना, क्योंकि ये है 0.43 और उसके साथ 1 मिल जाएगा, तो ये आसानी से बन गया जी इज इक्वल टू, और ये 1 इस तरफ जाएगा तो +1 के अंदर आ जाएगा। तो कैसे अरेंज कैसे करना है भाई इसको, अरेंज करना है 1.43 मल्टीप्लाई बाई आई प्लस 1, ये बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है। तो आपका जी हो जाएगा, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। पोरोसिटी दिया हुआ था, फटाफट से, अरे हाँ, पोरोसिटी ईटा दिया हुआ था, हमने वॉइड रेशियो निकाल लिया, 30% दिया हुआ था, तो 30% दिया हुआ था, तो हमने वॉइड रेशियो कितना निकाला, 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3, जो कि 0.428, यानी हमने राउंड ऑफ कर लिया 0.43 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक हो गई है, हाँ। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पर किया 1.43 आ गया, 1.43 को आई से मल्टीप्लाई किया, 1 इस तरफ डाल दिया, तो जी इज इक्वल टू 1.43 प्लस 1, आसानी से सी आंसर आ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब जो है असली का हमारा सेशन चालू हो रहा है, असली जो रियल है हमारा सेशन वो चालू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 39 से। इसके अंदर हम इफेक्टिव स्ट्रेस से या वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे देखने वाले, वर्टिकल स्ट्रेस। तो पहला ही क्वेश्चन काफी यूनिक था, इससे पहले ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया था गेट के अंदर। ये गेट 2019 आफ्टरनून सेशन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो हम इसको कंसोलिडेशन में अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं,
कंसोलिडेशन सेटलमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसका एक पोर्शन पूछ लिया जो कि वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड था। एक वर्टिकल स्ट्रेस से रिलेटेड पोर्शन था, वो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस के सेगमेंट में पूछ लिया। तो यहाँ पर इसको डिस्कस करना जरूरी है। क्या है 2x4 मीटर, ये एक हमारे पास है रेक्टेंगुलर फुटिंग। ये मान लो कि रेक्टेंगुलर फुटिंग है। क्या करना है इसका, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 120 किलो पास्कल। ओके 120 किलो पास्कल। यहाँ पर इसके ऊपर सिग्मा लग रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इसके ऊपर सिग्मा लग रहा होगा। इसको एक काम करो, अच्छा फुटिंग ही बना देते हैं। तो 120 किलो पास्कल का कुछ लग रहा है यहाँ पर लोड, स्ट्रेस के फॉर्म में, मतलब स्ट्रेस के फॉर्म में 120 किलो पास्कल लग रहा है। तो ये लग रहा होगा 120 किलो पास्कल, यहाँ पर 120 किलो पास्कल। करना क्या है भाई, एज पर 2 और 1, 2 डिवाइड बाई 1 डिस्पर्जन मेथड। अब ये 2 डिवाइड बाई 1 क्या होता है पता है, ये 2:1, ये होता है 2 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन में मेरी हमेशा से यही इनसे वो रहती थी कि आपको क्लियरिफाई करना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको क्लैरिफाई करना चाहिए था। ये आईआईटी ने पूछा था, आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बट उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था, ठीक है। 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल ऐसा लिखना चाहिए था इंस्टीड ऑफ 2:1। इसकी जगह इनको 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल लिखना चाहिए था। ऐसा मेरा समझना है, ऐसा मेरा समझना है कि उनको क्लियरिटी देनी चाहिए। अब करना क्या है, dispersion method of stress distribution, the incremental vertical stress at a depth of 2 मीटर below the footing। incremental vertical stress कितना होगा 2 मीटर below footing में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा फुटिंग बना लिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। चलो ये बना लिया मैंने। अब यहाँ पर 2 मीटर डेप्थ पर कितना होगा, ये मान लो कि 2 मीटर डेप्थ यहाँ पर, यहाँ कहीं पर आ रही है। ये आपका हो गया 2 मीटर डेप्थ, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 2 मीटर डेप्थ। अब 2 मीटर डेप्थ पर, 2 मीटर डेप्थ पर कितना होगा ये आपको बताना है। 2 मीटर डेप्थ पर कितना वर्टिकल स्ट्रेस होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली हमें एक चीज तो विजिबल है, क्लियरली हमें एक चीज तो विजिबल है। क्या चीज विजिबल है कि देखो यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट हुआ ना, फुटिंग के डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है ना, फुटिंग के डायमेंशन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पर तो कितना था 2x4 मीटर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मीटर। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इंक्रीड हुआ होगा। ये मान लो कि x इंक्रीड हुआ, ये मान लो कि x इंक्रीड हुआ, ठीक है, ये दोनों x इंक्रीड हुए। तो अब हमें न्यू डायमेंशन क्या होगा, न्यू डायमेंशन, न्यू डायमेंशन जो होगा दोस्तों, न्यू डायमेंशन कितना बराबर होगा, विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 टाइम ऑफ, है ना, क्योंकि दोनों तरफ एक्स एक्स इंक्लूड हुआ ना, तो दोनों तरफ 2 टाइम ऑफ एक्स, और इस तरफ भी 2 के साथ 2 प्लस एक्स और 4 के साथ भी प्लस 2x कर दिया, ठीक है। चलो अब ये x कैसे निकालेंगे, इसका बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, मतलब ये 2 वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो तो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो वर्टिकल तो कितना है 2 मीटर है, हॉरिजॉन्टल कितना है x मीटर है, ये x मीटर हमें x ही तो फाइंड आउट करना है ताकि हम इसमें पुट कर सके, नया डायमेंशन मिल सके। सो 2 x विल बी 1, x विल बी 1 मीटर, सो ट्वाइस x विल बी, ट्वाइस x विल बी 2 मीटर। तो ये इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यू डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्ट्रेस इंक्रीमेंट पूछा है, तो डेल्टा सिग्मा न्यू इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, अब हम ये लेते डेल्टा सिग्मा ओल्ड मल्टीप्लाई बाई आपका बी मल्टीप्लाई बाई एल, ये है आपका बी और ये है आपका एल 4 मीटर वाला, डिवाइड बाई ये जो हमने नया डायमेंशन लिखा है ना, न्यू डायमेंशन, यानी कि बी प्लस ट्वाइस एक्स और एल प्लस ट्वाइस एक्स। आगे समझ में, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटाकर यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा ओल्ड आपका कितना था 120 किलो पास्कल, बी आपका ओल्ड कितना था, बी आपका ओल्ड 2 था और एल आपका 4 था, डिवाइड बाई लिखेंगे 2 प्लस एक्स, तो हमारा कितना मिला था दोस्तों, एक्स हमें कितना मिला था 1 मीटर, और ट्वाइस एक्स हमारा कितना था 2 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 और यहाँ पर 4 प्लस 2,
ये कर लो और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा 40 मीटर। कितना आएगा? 40 किलो न्यूटन, किलो पास्कल मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 6, 40 केपीए। कितना आया? 40 केपीए। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, कितना बेहतरीन और आसान क्वेश्चन था दोस्तों। आपको आना चाहिए ये, अगर नहीं आ रहा तो भाई सीख लो, और नहीं सीखना तो फिर तो क्या ही बोल सकते हैं। इतना बेहतरीन कहाँ कोई समझाएगा, ठीक है। मैंने कितना बेहतरीन फिगर से और कितना बेहतरीन फॉर्मूला से क्वेश्चन से आपको समझाया। बाकी अगर आप ऐसे रट्टा मारने जाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास समझ में आएगा। तो ये कंसोलिडेशन में अप्लाई करते हैं दोस्तों। कंसोलिडेशन सेटलमेंट के अंदर हम डेल्टा सिग्मा जो निकालते हैं, वहां पर ये अप्लाई करते हैं, और उसी का एक एप्लीकेशन यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रेस के फॉर्म में आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया था। 2019 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आफ्टरनून सेशन का था, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, उसका रीजन मेन बताऊं तुमको, ठीक है। क्योंकि एग्जाम प्रेशर में यार, वैसे जनरली ये कंसिडर होना चाहिए 2 वर्टिकल 1, इसकी वजह से नहीं कर पाए थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, बेचारों ने 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल भी कितने लोगों ने ले लिया था, ठीक है। तो ये कॉज था। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आईआईटी मद्रास ने ये पेपर लिया था ना, हाँ, 2019 का आईआईटी मद्रास ने लिया था शायद। तो आईआईटी मद्रास को यार क्लेरिफाई करना चाहिए था यार, ये 2:1 लिख दिया यार, उनको क्लेरिफाई करना चाहिए था कि वो उससे मतलब ये ले रहे 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल। अब इतना एग्जाम प्रेशर में कोई थोड़ी याद रखेगा। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा देखा, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, कहीं पर भी एक्सपर्ट 2 स्ट्रेस मेथड, द इंक्रीमेंट इन वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 2 नहीं लिखा है। तो मेरा ऐसा सजेशन है आईआईटी मद्रास को कि यार आप क्वेश्चन बनाओ, और ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो आपको ये ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो बेचारे क्वेश्चन के अंदर तो क्वेश्चन और आता होता है लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को, बट वो बेचारे गलती कर बैठते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों ने, मैंने फीडबैक लिया तो ये कर दिया था, इसकी वजह से उसका आंसर थोड़ा गड़बड़ आ गया था और गलत दिया था। और आईआईटी मद्रास ने बाद में फाइनल आंसर की में भी इसमें कोई चेंज नहीं किया है, 40 किलो पास्कल ही रहने दिया है दोस्तों, ठीक है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग मिल गई इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गेट 2019 अफोर्नून सेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मात्र 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन is applied on a plastic, क्या लिखा है, on a elastic half space. The ratio of the increase in vertical normal stress at a depth of 2 meter and 4 meter along the point of loading as per the Boussinesq theory would be, along the point of loading, जहां पर लग रहा है ना, जहां पर लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड है दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड को हम कैसे बताएं? ऐसे बता देते कॉन्सेंट्रेटेड लोड को, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है बढ़िया सा। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है उसको हम बोलते हैं क्यू, उसको हम क्या बोल देते हैं? क्यू बोल देते हैं। ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो 2 किलोमीटर लग रहा है, इसी के ही नीचे दोस्तों, इसी के ही नीचे 2 मीटर पर, इसी के नीचे 2 मीटर पर और 4 मीटर पर आपको बताना है कि इनका रेशियो कितना होगा इंक्रीज इन वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर, वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर इनका इंक्रीमेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं 2 मीटर यहाँ कहीं पर होगा दोस्तों, यहाँ कहीं पर होगा 2 मीटर, और यहाँ कहीं पर होगा 4 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बताना है। ऑब्वियस बात है कि 2 मीटर पर ज्यादा होगा, ठीक है, इफेक्ट 2 मीटर पर ज्यादा होगा कंपेयर टू 4 मीटर। तो आपको रेशियो किसका बताना है? एज पर द बोजिनेक्स थियरी वुड बी वर्टिकल नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ है वो। चलो अब नॉर्मल पेन ले लेते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करके खत्म करते हैं। तो नॉर्मल पेन हमने अब ले ली है। अब यहाँ पर हम करेंगे डेल्टा, डेल्टा क्या करेंगे? डेल्टा सिग्मा कर देते हैं, या जनरली मैं सिग्मा जेड लिखता हूँ तो मैं सिग्मा जेड ही लिखूंगा यार, या इंक्रीमेंट आप समझ जाना, सिग्मा जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर, और इसका 5/2। सबको पता है ये फॉर्मूला, अगर नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपका वर्टिकल स्ट्रेस पढ़ने का, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रेस से अगर क्वेश्चन आया तो 99% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, वर्टिकल स्ट्रेस से अगर कोई क्वेश्चन आया तो 99% 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस आर डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर होल का 5/2 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, 5/2 ये इसी से ही बन जाएंगे 99% क्वेश्चन। इसमें ये बोलता है कि यहाँ पर रेडियल स्ट्रेंथ तो जीरो हो गया क्योंकि डायरेक्टली बिलो लोड कर रहा है, ठीक है ना, अलोंग द पॉइंट ऑफ लोडिंग, डायरेक्टली बिलो द लोड, डायरेक्टली बिलो द लोड मतलब आर आपका जीरो, आर आपका जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो, ये पूरी टर्म जीरो तो मतलब 1:5/2, 1:5/2 तो दोस्तों क्या आता है, 1:5/2 तो दोस्तों 1:5/2 तो हमारा वन ही आएगा, वन का कुछ भी पावर कर दो, है ना, अनलेस के 1:इंफिनिटी वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, वहां पर मैथमेटिक्स में नहीं घुसना हमें, इन शॉर्ट 1:5/2 वन आएगा। और क्यू भी तो दोनों के लिए कॉमन है दोस्तों, ये 2 मीटर पर चाहे कैलकुलेट करो चाहे 4 मीटर पर कैलकुलेट करो, क्यू तो कॉमन ही रहेगा ना, लोड का इंटेंसिटी तो कॉमन ही है। और 3/2 तो कांस्टेंट है दोस्तों, पाई भी तो कांस्टेंट है, पाई भी तो कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, बचा आपका सिग्मा जेड इज प्रोपोर्शनल टू 1/z²। तो यहाँ पर दो कंडीशन ले लेते हैं, सिग्मा जेड एक 2 मीटर के लिए ले लेते हैं और सिग्मा जेड हम एक 4 मीटर के लिए लेते हैं। तो 2 मीटर के लिए लेंगे तो यहाँ पर नीचे 2² आएगा, और 4 मीटर के लिए लेंगे तो इसका नीचे का नीचे और नीचे का नीचे यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में 4² लिख देते, हो गया। ऊपर से 16 होगा 16, और नीचे क्या होगा 2² 4 होगा, और आंसर आपका 4 आना चाहिए दोस्तों। आपका अगर 4 नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलती की है, और अगर कहीं गलती की है तो उसको सुधार लिया जाए, बाकी तो आंसर 4 ही आना चाहिए, सिंपल मेथड था, सिंपल रिलेशन के बेसिस के ऊपर आपको ये निकालना था। तो 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आराम से, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आराम से बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 41। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्या है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस इन गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन के अंदर वर्टिकल स्ट्रेस के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। लिखा क्या हुआ है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद इसके फिगर को एनालिसिस करेंगे और हम निकालेंगे जो चाहिए। कंसिडर स्क्वायर शेप्ड एरिया ए बी सी डी, जैसा कि आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ऑन द ग्राउंड विथ इट्स सेंटर एम, ऑन द ग्राउंड विथ इट्स सेंटर एम, ठीक है, सेंटर एम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और ये आपको ग्राउंड भी दिख रहा होगा, ए बी सी डी पूरा सब द्वाजो हर एक पॉइंट पर आपको पी 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 दिख रहा है, पी लोड लगा हुआ है, पी का इन्होंने मूल्यांकन यानी कि वैल्यू जो है वो 5000 किलो न्यूटन यानी कि 5000 किलो न्यूटन दिया है, जो अप्लाई हो रहा है हर एक कॉर्नर पर, उन्होंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया इंग्लिश में, 1 एट ईच कॉर्नर। द वर्टिकल स्ट्रेस इंक्रीमेंट इन किलो पास्कल up to 1 decimal places due to these loads according to the Bose-Einstein equation। अरे सारे पॉइंट लोड है दोस्तों, और मैंने इससे पहले कहा था कि 99% 3q/2πz² मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस r/z होल स्क्वायर रेस्ट टू 5/2 से हो जाएगा, वही यहाँ पर लगाना है, बस थोड़ा अलग वे में लगाना है। तो वर्टिकल स्ट्रेस आपको m पर कितना लगेगा, m पर कितना लगेगा इन चारों की वजह से, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज वर्टिकल स्ट्रेस निकालना नहीं है, वर्टिकल स्ट्रेस के नाम पर आपसे ये स्किल पूछी जा रही है कि आपको रेडियल स्ट्रेस के रेडियल डिस्टेंस के बारे में पता भी है कि नहीं पता, इसलिए मुझे इसको जूम करना पड़ गया, मैंने यहाँ पर जूम इमेज भी रख दिया आपकी इसकी। तो जूम इमेज से हम समझेंगे कि दोस्तों यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस का क्या फंडा है। रेडियल डिस्टेंस ये जो दिख रहा है मैं बना रहा हूँ, देखो दोस्तों रेडियल डिस्टेंस मैं आपके लिए बना रहा हूँ अच्छे से, ये यहाँ से ये रेडियल डिस्टेंस का हो गया, यहाँ से इसका रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से इसका रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इतना तो अंदाजा आ रहा होगा कि ये सारे रेडियल डिस्टेंस जो है ना, ये सारे रेडियल डिस्टेंस, ये जितने भी रेडियल डिस्टेंस है ना इसका डायमेंशन कॉमन ही होगा, ठीक है, जितने भी रेडियल डिस्टेंस है ना सारे का डायमेंशन कॉमन होगा, बट कितना होगा, कितना होगा तो इसको करते हैं हम पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से, ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से ये एक 2 मीटर, और ये इसको मैं थोड़ा और सीधा कर दूं, ये एक 2 मीटर और ये एक 2 मीटर, और ये है हमारा रेडियल डिस्टेंस, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों ये पूरा 4 मीटर का है, ये पूरा 4 मीटर का है, तो इसका आधा कितना हुआ दोस्तों, इसका आधा कितना हुआ दोस्तों, ये पूरा 4 मीटर का है तो इसका आधा कितना हुआ 2 मीटर, है ना, आधा 2 मीटर, तो वही 2 मीटर को मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 मीटर। दोस्तों ये भी अगर पूरा 4 मीटर का है, ये भी अगर पूरा 4 मीटर का है, तो इसका आधा कितना हुआ आधा,
आधा भी कितना हुआ, 2 मीटर होगा ना, 2 मीटर। तो यही 2 मीटर को मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 मीटर। ठीक है, मतलब ये वाला तुम्हारा पोर्शन जो कि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है दोस्तों, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा रेडियल डिस्टेंस। या तो अगर आपको ऐसे समझना है, अगर आपको ऐसे समझना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, ऑल क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ध्यान से देखना मैं कैसे समझा रहा हूँ। अगर आपको ये रेडियल डिस्टेंस निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको दोस्तों, ये ट्राइंगल दिख रहा है, वही ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये हो जाएगा 2 मीटर का और ये हो जाएगा 2 मीटर का, और ये 90 डिग्री के सामने हमारा रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात आपने नोटिस कर ली कि अगर अगर मैं ये वाला जो पी है ना, कोई भी एक पी ले लो, कोई भी एक आपका मनपसंद पी ले लो, अगर उसका मैंने रेडियल डिस्टेंस निकाल लिया, अगर उसका मैंने रेडियल डिस्टेंस निकाल लिया, मान लो कि ये मैंने रेडियल डिस्टेंस निकाल लिया, ये रेडियल डिस्टेंस मैंने निकाल लिया यार, ये रेडियल डिस्टेंस जो है वो मैंने निकाल लिया, तो ये रेडियल डिस्टेंस, तो बाकी के सारे भी रेडियल डिस्टेंस क्या हो गए, सेम ही हो गए। ये जब सेम है तो ये वाला भी सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा। और जब बाकी के रेडियल डिस्टेंस भी सेम है, तो ये पी है, इसकी वजह से इसके ऊपर सेंटर पर जितना इंक्रीमेंट होता है, उतना ही इंक्रीमेंट ये पी की वजह से यहाँ सेंटर पर इंक्रीमेंट होगा। क्योंकि दो बातें हैं, एक तो पी भी कॉमन है, पी भी कॉमन है, और आर भी कॉमन है। आर भी क्या है, कांस्टेंट कॉमन है सबके लिए। तो एक का मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, बाकी क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा। तो एक का कैलकुलेशन दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ, एक का कैलकुलेशन करता हूँ, यानी कि एक पी की वजह से सेंटर पर इंक्रीमेंट होगा 3q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर रेस टू पाई बाई 2। इसका जो आंसर आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक का कैलकुलेशन कर लूंगा बाकी का भी वैसा ही होगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। बट दोस्तों यहाँ पर ये आर क्या होगा, आर इज नथिंग बट, पाइथागोरस ने क्या बोला था, तुम इसका स्क्वायर कर दो, हाइट का स्क्वायर कर दो, और तुम बेस का स्क्वायर कर दो, और फिर अंडर रूट कर दो। पाइथागोरस ने तो ऐसा बोला था। तो पाइथागोरस के हिसाब से 4 और 4 ये अंडर रूट 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 तो सबको याद ही होता है, मुंह ज़बानी 2.82। ठीक है, अंडर रूट 8 तो क्या होता है, 2.828। तो मैं क्या लिखूँ, 2.828 लिख दूँ, चलो 2.828 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है ना, 2.828 मीटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई क्यू कितना होगा, 5000, 5000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई जेड कितना था भाई, यहाँ पर कितना मीटर डिस्टेंस में नीचे पूछा था, देख लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने 5 मीटर पूछा, ठीक है, एट अ पॉइंट 5 मीटर। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो हमने ये किया है इसको मैं अभी नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि इसकी नीड हो सकता है बाद में पड़े। तो दोस्तों मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 5 मीटर जो लिखा है ना, 5 मीटर बिलो, राइट बिलो एम, तो ये जेड हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। जेड हमारा जो है वो 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो z हमारा 5 मीटर हो गया, तो यहाँ पर 2 पाई जेड स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर हमने अभी निकाला 2.828 डिवाइड बाई 5, और फिर उसका स्क्वायर, फिर सबके ऊपर 5 डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों ये आंसर आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5000 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई पाई, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पर 25 डिवाइड में, और 95.49, और उसके बाद 2.95 पॉइंट कितना था, 49, और अभी इसमें मल्टीप्लीकेशन बाकी है। 2.828 डिवाइड बाई 5 उसका स्क्वायर प्लस 1 उसका इनवर्स उसका 2.5, और फिर 95 पॉइंट समथिंग आया था यार, 95.5 ले लेता हूँ, 47 पॉइंट आ रहा है, 47 पॉइंट समथिंग आ रहा है दोस्तों मेरा आंसर। तो मैं इसको ले लेता हूँ 47.71, 47.71 किलो न्यूटन दोस्तों। तो 47.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस है ना यार, स्ट्रेस इंक्रीमेंट तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या तो किलो पास्कल में ले लो, किलो पास्कल में ले लो तो भी चलेगा। बट ये तो एक का हुआ ना दोस्तों कैलकुलेशन, ये तो एक का हुआ, हमें तो 4 का करना है ना, हमारे पास तो ये 4 है, हमने तो एक का कैलकुलेट किया। तो 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और करना ही क्या है हमें दोस्तों, यहाँ पर फाइनल आंसर के अंदर
फाइनल आंसर के अंदर अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 47.71 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 4 कर सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो 190.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आंसर आएगा? यानी पॉइंट एम के नीचे 5 मीटर पर ये जो चारों लोड है इसकी वजह से 190.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इंक्रीमेंट हुआ होगा पॉइंट एम पर 5 मीटर नीचे इन चारों लोड की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चीज थी वो रेडियल डिस्टेंस था। बहुत सारे लोग रेडियल डिस्टेंस नहीं समझे और 2 मीटर लेकर बैठ गए, तो गलती किए ही होगे। तो आप गलती नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद ये कि ये इंडिविजुअल इकाई कैलकुलेट करना आपके लिए रिक्वायरमेंट है, बाकी का सेम ही होगा क्योंकि पीबी कॉन्स्टेंट है, पीबी कॉमन है सबका, और आर रेडियल डिस्टेंस भी कॉमन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 190.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड। देखो यहाँ पर लाइन लोड के बारे में पूछा गया दोस्तों, लाइन लोड के बारे में पूछा गया। 1 मिनट में मैं चार्जिंग में रख दूं, ठीक है, वहां तक हम क्वेश्चन ही पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग on the ground surface based on Bosniak's theory. The ratio of vertical stress at a depth 2 मीटर that at 4 मीटर, यहाँ भी वो रेशियो ही लेना है, बस इतना है कि फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। फॉर्मूला चेंज होगा, जब वो पॉइंट लोड वाला हम कर रहे थे उससे थोड़ा फॉर्मूला चेंज होगा। पॉइंट लोड वाला कर रहे थे उसके अंदर नीचे जेड स्क्वायर आता है, ये लाइन लोड के अंदर नीचे जेड आता है। क्यों जेड आता है इसका रीजन पता है तुमको? नहीं पता तो मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नीचे जेड स्क्वायर, जब पॉइंट लोड की बारी थी तब नीचे जेड स्क्वायर आता था, और यहाँ पर जब जेड आता है तो अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंट होगा। क्या होगा? स्लाइटली डिफरेंट होगा। पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लो, लाइन लोड का फॉर्मूला देख लो, फिर उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर जेड ही आता है। तो लाइन लोड का फॉर्मूला है, लाइन लोड के इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है 2Q। ये थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा यार, अच्छे से लिखना पड़ेगा ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मैं सीधा रखकर अच्छे से लिखता हूँ, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2Q डिवाइड बाई पाई जेड, 2Q डिवाइड बाई पाई जेड मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई जेड स्क्वायर फिर होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर जो होता है ना लाइन लोड में, लाइन लोड में ये जो क्यू होता है ना, ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है, जैसा कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी दिख रहा होगा दोस्तों। यही आपको समझना है, ये क्वेश्चन के अंदर भी दिख रहा होगा, किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर हमारा क्या होता है? क्यू होता है। ये जो क्यू है ना हमारा, ये जो क्यू है ना, ये हमारा किलो न्यूटन पर मीटर में होता है। और वो जो फॉर्मूला लिखते थे 3Q, वो पॉइंट लोड के लिए 3Q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर रेस टू 5/2। तो इसके अंदर इससे पहले ही हमने किया, ये किसके अंदर होता था? किलो न्यूटन के अंदर था। स्ट्रेस हमेशा किस में होना चाहिए? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या तो न्यूटन पर स्क्वायर में। तो किलो न्यूटन तो आ गया, तो ये जेड स्क्वायर की वजह से, और बाकी चीजें कांस्टेंट है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जेड स्क्वायर रिक्वायर है। ये खुद किलो न्यूटन के अंदर, किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है, क्यू जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर है। तो नीचे क्या चाहिए? सिर्फ मीटर चाहिए, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ एक ही डायमेंशन है जेड का। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि क्यों वहां पर किलो न्यूटन आता है और यहाँ पर क्या पॉइंट लोड के अंदर क्यों नीचे जेड स्क्वायर आता है। यूनिट का भी इससे खेल है थोड़ा। चलो, अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों का कन्वर्जन करने की पूरा यहाँ पर फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है? राइट बिलो द राउंड ऑफ लाइट बिलो द लाइन ऑफ लोडिंग। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो वैसे भी 0 होने वाली है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग मीटर पर ले लेंगे। 2 मीटर एंड 4 मीटर पर पूछा है, ऑब्वियस बात है कि 2 मीटर पर ज्यादा होगा। ठीक है, ये 2 मीटर के लिए ले लेते हैं, और सिग्मा जेड एक 4 मीटर के लिए, तो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 4, तो आंसर विल बी 2। दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया दोस्तों। इसका आंसर 2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला है भी क्या क्वेश्चन के? नहीं है, खत्म। ओके, तो आई थिंक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे?
हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 और 4 और 5। हाँ दोस्तों यार क्वेश्चन भी खत्म हो गए। चलो क्वेश्चन खत्म हो गए कोई बात नहीं, मैं इसको कंक्लूजन कर दूं, कंक्लूजन बता दूं, और इसके अंदर से आएगा 100% गेट के अंदर। मैं जो बता रहा हूँ उसके अंदर से ही आएगा गेट के अंदर, देख लो ध्यान से, मैं भी कंक्लूजन बता रहा हूँ। खाली स्पेस कहाँ है हमारी, हाँ। अब दोस्तों मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा, ये फॉर्मूला अगर आप लेकर जाते हो एग्जाम के अंदर तो आपके 99% चांसेस है, आपके 99% चांसेस है कि आप बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया। तो सबसे वर्टिकल स्ट्रेस ना, वर्टिकल स्ट्रेस में सिग्मा जेड हमेशा, ये किसके लिए लिखोगे, पॉइंट लोड के लिखोगे, पॉइंट लोड के लिए लिखोगे सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3q डिवाइड बाई 2 पाई जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर। आर ध्यान रखा है, रेडियल डिस्टेंस बोलते, क्या बोलते, रेडियल डिस्टेंस बोलते। दूसरा, ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन ये मिला कि सिग्मा जेड इज प्रोपोर्शनल टू 1/z²। दूसरा है लाइन लोड के लिए, जो हमने देखा अभी लाइन लोड के लिए, ये लिख लेना, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 2q डिवाइड बाई पाई जेड मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई जेड होल स्क्वायर और फिर इसका भी स्क्वायर। एक और चीज नोटिस करते हुए चले, यहाँ पर ये जो किलो न्यूटन के अंदर होगा दोस्तों, यहाँ पर लोड किलो न्यूटन के अंदर होगा, यहाँ पर लोड किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर होगा दोस्तों। और दोस्तों ये इसके अंदर सिग्मा जेड जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/z। ये दोनों को हमने अप्लाई किया है इसी वीडियो सेशन में, दोनों ये दोनों को अप्लाई किया है बेस्ड ऑन यूनिट, ठीक है। चलो तीसरा दोस्तों देखते हैं दोस्तों, तीसरा कौन सा है इंपॉर्टेंट यार, तीसरा बहुत गलत बन गया, तीन जो है ये मेरे से थोड़ा गलत बन गया, तो इसको कैसे करेंगे, ऐसा मेंशन कर ले भाई, ये तीन ही है। तीसरा स्ट्रिप लोड, स्ट्रिप लोड STRIP लोड, ठीक है, सिग्मा जेड इसका बहुत बढ़िया है भाई। इस ये क्वेश्चन मेरे को लगता है अब इसके ऊपर आना चाहिए क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि अब इसके ऊपर आना चाहिए थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कहीं जगह 2 थीटा और साइन थीटा ऐसा कुछ भी लिखा होता है, साइन 2 थीटा। तो दोस्तों मैं आपका मेरा कंसिडरेशन बता दूं, मैं इस पूरे को थीटा ही मानता हूँ। अगर आप लोग जो है वो पूरे को क्या मानते हो, अगर आप पूरे को 2 थीटा मानते हो तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, जहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, बाकी और कोई नई बात नहीं है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है दोस्तों, ये खुद जो है ना किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। स्ट्रिप लोड के अंदर ये जो है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर होगा, क्योंकि देखो पाई कांस्टेंट है, थीटा रेडियन में, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, थीटा यहाँ पर रेडियन के अंदर होना चाहिए, रेडियन में नहीं करोगे तो बहुत गलत आंसर आएगा। यहाँ भी थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, थीटा रेडियन में नहीं करोगे बहुत गलत आंसर आएगा, ठीक है। रेडियन में ध्यान रखना, और ये खुद किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, तभी तो वो स्ट्रेस बनेगा ना, स्ट्रेस इंक्रीमेंट बनेगा, क्योंकि बाकी अदर चीजें तो सारी कांस्टेंट है। और एक चौथा फॉर्मूला लिख देता हूँ, और ये सारे के सारे कौन से बॉजिनेस थियरी के ऊपर है भाई, यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ, ये सारे के सारे बॉजिनेस, इसको प्रोनाउंस कैसे भी करो, लेकिन मेरे हिसाब से सही प्रोनाउंसिएशन बॉजिनेस की है, बॉजिनेस थियरी के हिसाब से, ठीक है। चलो दोस्तों अगला है हमारे पास 4 में हमें क्या करना है, सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। अरे यार जगह बची नहीं है, क्या करेंगे, पुराना मिटा देता हूँ दोस्तों, पुराना मिटा देता हूँ, इतना आप कर लेना, ठीक है, पुराना मिटा देता हूँ, मैं सर्क्यूलर पर फोकस करता हूँ। चलो तो सर्क्यूलर में क्या है पता है, सर्क्यूलर में है सिग्मा जेड इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 1 - 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये आर होगा, सर्कल होगा तो आर होगा, आर और इसका जेड स्क्वायर और फिर इसका 3/2 और फिर ब्रैकेट होगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप r डिवाइड बाई जेड, ये देखो मैं आपको बनाकर बता दूं, बनाकर बताता हूँ चलो, ताकि आप रिलेट कर पाओ यार। अब वीडियो लंबी बन गई है तो इसको अच्छी ही बना देते हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, एक दो लोग तो देखेंगे, ताकि एक दो लोगों का तो भला हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपने आराम से ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये देखो ये मैंने सर्कुलर एरिया बना दिया, और सर्कुलर एरिया में खास बात क्या है पता है, सर्कुलर एरिया में भी खास बात ये है कि ये जो हमारा क्यू है ना, ये क्यू जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका जो फैक्टर है ये पूरा फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि आर भी मीटर में जेड भी मीटर में, बचा क्या, मीटर मीटर कैंसिल, तो एक फैक्टर बन जाएगा, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना जरूरी है। तो दोस्तों ये अपना है आर, कैपिटल आर, और ये अपना है जेड डेप्थ, ठीक है। अगर आर डिवाइड बाई जेड, और ये इसको थीटा मान लेते दोस्तों, इसको थीटा मान लेते, इसको थीटा मान लेते, ठीक है। तो यहाँ पर टेन थीटा आपका क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर टेन थीटा देखो,
tan थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई जेड। सब बच्चों को दिख रहा होगा, ठीक है, 10वीं वालों को भी दिख रहा होगा। tan थीटा पूछूंगा तो आर डिवाइड बाई जेड। तो अगर आपने यहाँ पर आर डिवाइड बाई जेड रख दिया दोस्तों, आपका सिग्मा जेड बहुत ही आसान हो जाएगा, क्यू मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर आपके पास दो चेक हुए, आप सर्कुलर एरिया, यहाँ पर मैंने सर्कुलर तो लिखा ही नहीं, सर्कुलर एरिया के लिए ये होगा सर्कुलर एरिया। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर एरिया के लिए आप इस तरीके से कर सकते हो। अब तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी चीजें इनफ है। अगर आप याद रख लो और इतना इसका ये जो बेस्ट जो लेक्चर बना है, इसका अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदा होगा। वर्टिकल स्ट्रेस के ऊपर है पूरा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक जरूर से कर दो, दोस्तों को ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, सब जगह शेयर कर दो दोस्तों। तो अब थोड़ी ही देर में हम इसको एंड करते हैं, थोड़ी ही देर में हम इसको एंड करते, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।